दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म A4S हब पे। अब बच्चों आज हम संकल्प सीरीज़ के अंदर फिजिक्स में चैप्टर 2 लेके आ गए हैं बच्चों के लिए। और जैसा कि आपने चैप्टर 1 पढ़ा था मैकेनिक्स, ठीक है, और आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं आपके साथ। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है बच्चों? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यहाँ पे चैप्टर 2 का नाम है बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यानी कि जब हमने पूरा एनालिसिस किया और जो यहाँ पे कंटेंट आपके सामने है, ये कंटेंट बहुत ही कंसाइज्ड है और इतना पढ़ने के बाद इतनी उम्मीद है कि आपसे एक भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पढ़ाया जाएगा आप देखोगे कि यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है, यानी लगभग हर टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। और जब आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो आई होप आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरीके का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। क्योंकि बच्चों जब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें जो यूपीएससी ने है वो उतना पूरा डिटेल सिलेबस नहीं बताया है, ठीक है, कि ये चैप्टर पढ़ के जाना है। उसने कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है पिछले 10 सालों में, 15-12 सालों में, ठीक है, उसी बेस पे हम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं और उसी बेस पे आपका क्या लेक्चर डिज़ाइंड है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि इस लेक्चर को आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आपके मतलब कंट्रोल में आ जाएगा और आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगले 1 से 1.5 घंटे, जो भी 2 घंटे लेक्चर आपका चलेगा, ठीक है, हम बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बस अब आपका काम क्या है? आपका काम है आपको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल शांत मन से पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि हमने वादा किया था कि भैया संकल्प सीरीज़ के अंदर यहाँ पे सारे लेक्चर्स आते रहेंगे, तो वो वादा हम पूरा जरूर करेंगे और सारे लेक्चर्स आ रहे हैं और आते रहेंगे। आपके एनडीए की प्रिपरेशन में हम पूरी हेल्प आपकी करेंगे। तो चलिए बातें तो चलती रहेंगी, बाकी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है भैया। अब आज हम मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले, कई सारी प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो वही पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, जैसे कि मैकेनिक्स में 4 घंटे का 1 शॉट आया था, ठीक है, लेकिन उस 4 घंटे में मैंने पूरा मैकेनिक्स कवर किया था। जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने भी टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, यानी जो जो भी टॉपिक ऐसा लगता है कि ये टॉपिक पूछा जा सकता है कभी, वो सारे टॉपिक्स वहाँ पे कराए थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे और बहुत अच्छे से कराए जाएंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम आप हमें देख रहे हो संकल्प सीरीज़ के अंदर, ठीक है, A4S सबके एनडीए के चैनल पे। तो चलिए आप यहाँ पे आ चुके हो, अब बढ़िया से ईयरफोन लगा के शांति से बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना डिस्टर्बेंस के बैठ जाओ। अगले 1.5 से 2 घंटे बीच में उठना नहीं है। 1.5 से 2 घंटे मैं भी यहाँ पे खड़े होकर लगातार पढ़ा रहा हूँ, आप भी बैठ के लगातार आपको पढ़ना है। तो चलो बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों देखो, मैटर है हमारे पास, क्या है? मैटर है। तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है यहाँ पे, मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी है क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना हमारे बस की बात भी नहीं है। मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई है? मास आ गई है, कि मास क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि प्रॉपर्टीज़, मैटर की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है भैया वो मास है। अब सोचो मास क्या होता है। तो मास हमारे पास कुछ ऐसे मानो कि भैया एक्चुअल में कितना मैटर किसी बॉडी के अंदर कंटेंड है, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी। देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मास एंड वेट से, ठीक है, क्योंकि वेट हर प्लेनेट पे जगह टू मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। यहाँ रहोगे आपका वेट कुछ अलग है, चंद्रमा पे चले जाओ वेट अलग है, जुपिटर पे चले जाओ वेट अलग है, सन पे चले जाओ, सन में मत जाना बहुत गर्मी जगह है, ठीक है, तो सन पे मत जाना, तो सन पे चले जाओ वेट अलग है। यानी सब जगह आपका वेट क्या है? अलग अलग है। लेकिन मास क्या है? मास भाई एक्चुअल मैटर कंटेंड इन द बॉडी, यानी एक्चुअल कितना मैटर बॉडी में कंटेंड है वो हमारे पास क्या होता है बच्चों? वो हमारे पास मास होता है, ठीक। तो मास आप जाओगे प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से 2 जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। अभी अर्थ पे हो, ठीक है, फिर मून पे चले गए, फिर मान लो जुपिटर पे गए, फिर सन पे गए, तो सब जगह जाओगे तो वहाँ पे मास आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी मास चेंज नहीं करता है। मास सिंपली हमें बताता है कि कितना एक्चुअल में मैटर कंटेंट है बॉडी के अंदर। यानी अगर मान लो किसी का मास 10 kg है, ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आता है मास, जो मैंने आपको बताया था, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था पिछले वाले चैप्टर में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आता है। तो भैया मास हमारे पास क्या है? मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। और मास हमें सिंपली ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी भारी है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास होता है। कह रहा है मास टेल्स अस हाउ हैवी समथिंग रियली इज, यानी हमें मास क्या बताता है भैया? तो मास हमें बताता है कि कोई चीज़ कितना सच में हैवी है, यानी कितना भारी है कोई चीज़, ठीक है।
नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है, यानी कि वेट में आप देखोगे, जब वेट पढ़ाई करोगे, अभी आगे वेट पढ़ाऊंगा, तो वहां पे देखोगे वहां पे आपके मास का भी रोल होता है और ग्रेविटी का भी रोल होता है, लेकिन मास में आपके पास कोई रोल ग्रेविटी का नहीं होता है, ठीक है। यानी ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, बट बिकॉज ऑफ हाउ मच मटेरियल इट कंटेन्स, यानी सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा मटेरियल कंटेंट होगा, यानी जिसके पास जितना ज़्यादा मैटर है उसका मास उतना ज़्यादा होगा, और जिसका मैटर कम है उसका मास कम होगा बच्चों। तो ये हमारे पास मास होता है। साफ लिखा हुआ है, मास डज नॉट चेंज वेदर यू आर ऑन अर्थ, द मून और इन स्पेस। यानी जो हमारे पास मास है, ठीक है, क्या है बच्चों, मास, ये प्लेस के साथ चेंज नहीं होता है। किसके साथ, प्लेस के साथ चेंज नहीं होता है, यानी कि जगह जगह वेरी नहीं करता है। इफ यू कैरी अ 10 kg बैग टू द मून इट इज स्टिल 10 kg। यानी यहाँ में मान लो 10 kg 10 किलो का कोई बैग लेके चंद्रमा पे चले जाओ, ठीक है, तो जब चंद्रमा पे जाओगे तो वहां पे जो ये 10 किलो का बैग है वो भी वहां पे भी 10 किलो का होगा। तो सिंपल सी ये बातें हमारे पास मास के बारे में, ठीक है। अब इसकी बच्चों एसआई यूनिट क्या होती है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो बच्चों इसकी एसआई यूनिट हमारे पास होती है, आप सबको पता होगा कि इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। और हमारे पास एक यूनिट होती है, वो क्या होती है बच्चों, ग्राम होती है। बाकी बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है, जो मेनली हमें याद करनी है, यूज करनी है, वो होती है किलोग्राम एंड ग्राम। तो सिंपल सी बात है, मास क्या होता है, मैटर के अंदर जो एक्चुअल मैटर कंटेंट होता है किसी बॉडी में, कोई बॉडी है उसमें जो एक्चुअल मैटर कंटेंट है वही हमारे पास क्या होता है, मास होता है, ठीक है। मास प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, और ये हमारे पास क्या है, सब जगह पे मास क्या होता है, सेम होता है। यानी यहाँ पे जो मास है वही पूरे यूनिवर्स में सब जगह पे सेम होगा। तो ये सिंपल सी बात है। अब बच्चों अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन, मैंने कहा था ना क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन है, क्योंकि हमने यहाँ पे इतने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है ना कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे कि बच्चों को ये ना लगे कि बस कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है और क्वेश्चन तो कराए नहीं गए। तो क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको पूरा ऑफलाइन वाला फील दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप 1.5 से 2 घंटे ये बैठ के लेक्चर देखोगे तो गारंटी मेरी है कि आपको ऑफलाइन वाला फील आएगा। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि मुझे तो समझ ही नहीं आता है, मुझे तो देखना ही नहीं है, तो बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप समझने के इच्छा से बैठोगे, थोड़ा कुछ सीखने की इच्छा से बैठोगे, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरी आपसे मतलब क्या कहते हैं, आपको बता भी रहा हूँ मैं कि समझ में आपको आएगा। क्योंकि जो चीज़ें मैं बोलूँगा उसको प्रोसेस करो, बस उसको सुनते जाओ, लॉजिकली सोचते जाओ, बस इतना ही करना है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, सबसे पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज करेक्ट। देखो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा किसके बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना होगा। क्या सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ बहुत सारी मतलब कंजर्वेशन के बहुत सारे लॉ सुने होंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सुना होगा। तो बहुत सारे कंजर्वेशन आपने सुने होंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास को तो ना क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आई बात समझ। अब मास बोलो, ठीक है, या चाहे इसको मैटर बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैटर यहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन है कि एनर्जी इज इक्वल टू mc²। क्या है बच्चों, एनर्जी इज इक्वल टू mc², ये है आइंस्टीन का, ठीक है। तो यहां से मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन है, यानी कि जब मास अपना फॉर्म चेंज करता है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी बात यह है कि आप मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, बस एक फॉर्म में है। मान लो अभी आपको मास के फॉर्म में दिख रहा है, हो सकता है कल को एनर्जी के फॉर्म में चला जाए, ठीक है। मान लो हम अपनी अगर सिंपल सी बात करें, अगर सिंपली बात करें, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बात करें, तो मान लो अभी हम क्या कहते हैं, एक मतलब समझ लो क्या कहते हैं, इंसान। अब हमारी एज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, एक एज ऐसा आएगा हमारा बच्चों, कब आएगा एज, मतलब जब 60-70 साल के हो जाएंगे। 60-70 साल में बहुत ज़िंदगी हो गई यार, मतलब इतना नहीं जीना है। जो हमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अब इंसान को मतलब जीना चाहिए, जो मुझे जीना चाहिए, मुझे लगता है कि 60 बहुत मैक्स है, ठीक है। 60 के बाद 60 तक जीना चाहिए, 60 के बाद नहीं जीना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 60 के बाद जो मतलब हमारी अवस्था है वो गिरने लगती है और हम बहुत
खराब अवस्था की तरफ जाने लगते हैं। तो खराब अवस्था में जाने से अच्छा है उससे पहले ही निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई हम होते हैं एक इंसान, हमारे पास मांस है, आपको दिख रहा है। अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, क्या होता है, लाइट है क्यों दिक्कत कर रही भाई, हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगते हैं, यानी जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बीतने लगती है, तो होता क्या है कि भाई हम एक टाइम पे आके डेड हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है, हम डेड हो जाते हैं, मतलब हम मर जाते हैं। तो होता क्या है, हमारे घर वाले क्या करते हैं, मतलब जला देते हैं बॉडी को क्या करते हैं, जला देते हैं, उसी को अंतिम संस्कार कहते हैं, मतलब हमारी बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, जला देते हैं। अब जब बॉडी जलती है तो वहाँ से कई प्रकार की एनर्जीज निकलती हैं, ठीक है। तो हमारा जो मास था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बस सिंपल सी बात इतनी है कि भाई तुम मास को ना तुमने जनरेट किया था और ना तुम मास को क्या कर सकोगे, डिस्ट्रॉय कर सकोगे। सिंपल सी बात है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, यानी कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यही होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल से दे रखा है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट। कोई गिवन कंपाउंड है भाई, वो सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स नहीं कंटेन करता है, ठीक है, पहला गलत है। When gases combine in a reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at room temperature। बच्चों ये भी गलत है। Matter can neither be created nor be destroyed। तो देखो भाई, तो बच्चों मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन सिंपल सा दिया इन्होंने, और उस सिंपल से क्वेश्चन में इन्होंने बहुत टफ लैंग्वेज वाले ऑप्शंस दे दिए हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो कहीं बीच में ही मान लो जहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो कहीं बीच में ही मान लो आपको ऑप्शन देगा, लेकिन सही ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले टॉपिक पे चले, तो अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास वेट। अब वेट क्या होता है, अब बच्चों अगर हम बात करें वेट की, तो वेट क्या होता है। अब मान लो सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं अर्थ की, मान लो ये बच्चों हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और यहां पे कोई मास है m, क्या है, m मास है। अब ये अर्थ क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, बोलो हाँ कि ना। ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बोलो भाई, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को इसका वेट कहते हैं। अब वेट लिखते कैसे हैं बच्चों, तो वेट लिखते हैं मास इनटू इसका जो एक्सेलरेशन होगा, तो वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। या वेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, m इंटू जी, यानी कि m क्या है बच्चों, हमारे पास मास है, ठीक है। इस बॉडी का कितना मास है उससे मल्टीप्लाई करते हैं किसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो वही लिखा हुआ है, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ और एनी प्लेनेट, यानी कोई भी प्लेनेट हो, केवल अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। तो वेट क्या है, अब यहां पे बच्चों को आज तक लग रहा था वेट को मास से रिलेट करते रहते थे, तो वेट को मास से रिलेट नहीं करना है। वेट हमारे पास क्या होता है बच्चों, तो याद रखना, वेट हमारे पास क्या होता है, वेट होता है बच्चों फोर्स। क्या होता है, वेट फोर्स होता है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो न्यूटन होती है। वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो वही कहा, वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ और एनी प्लेनेट पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी वेट क्या है, एक फोर्स है। अब ये जो मास है, जिस फोर्स से ये प्लेनेट इसको अपने तरफ खींच रहा है, उसी फोर्स को क्या बोलेंगे, उसी फोर्स को बोलेंगे वेट। क्या बोलेंगे बच्चों, वेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। इन सिंपलर वर्ड्स, वेट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी इज पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेट हमें क्या बताता है, वेट हमें बताता है कि कितना स्ट्रांगली ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है अपनी तरफ। वही हमारे पास क्या बताता है, वेट बताता है। मैंने यहां पे आपको बताया कि हमारे पास वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी सिंपली क्या है, वेट हमारे पास भैया एक फोर्स है जिससे कि कोई प्लेनेट किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है, ठीक है। तो वेट हमारे पास क्या होता है, एक फोर्स होता है जिससे कि कोई भी प्लेनेट किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है।
तो ये हमारे पास है वेट। तो अब बच्चों एक चीज आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि मास क्या होता है। मास हर जगह फिक्स है, लेकिन आपका वेट किस पे डिपेंड करता है, तो वेट आपका डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। तो वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ और एनी प्लेनेट पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब वेट की एसआई यूनिट क्या है, तो जो एसआई यूनिट है बच्चों वेट की, किसकी एसआई यूनिट है वेट की, वो होती है हमारे पास क्या, न्यूटन होती है, ठीक है। क्या होती है, न्यूटन होती है। तो वेट की हमारे पास एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये हमारे पास बच्चों वेट होता है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो वॉल्यूम की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की। तो मैंने कहा वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है भाई, कोई कितना ज्यादा जगह घेर के रखा हुआ है, ठीक है। यानी जितना ज्यादा जगह जो घेर के रखता है उसी को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम मींस द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, यानी कि कितना ज्यादा स्पेस कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहता है। यानी कि मान लो अगर बच्चों हमारे पास क्या है कि एक वाटर बोतल है, क्या है, एक वाटर बोतल है बच्चों, ठीक है। तो इसमें इतना पानी है, यानी इसने इतना जगह घेर के रखा हुआ है। लेकिन अगर मान लो एक कोई बड़ा टैंकर है पानी का, ठीक है, क्या है, एक बड़ा टैंक है पानी का, तो इसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। यानी सिंपली आपको वॉल्यूम से ये पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा स्पेस कौन घेर के रख सकता है, यानी कितना ज़्यादा स्पेस किसके पास है, उसी को बच्चों हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। सिंपली वर्ड में अगर बात करें, वॉल्यूम टेल्स अस हाउ मच स्पेस समथिंग टेक्स अप, यानी कितना ज़्यादा स्पेस कोई लेता है उसी को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। सिंपली चीज़ें हैं। इजी एग्जाम्पल क्या है, वाटर बॉटल हैज़ मोर वॉल्यूम देन अ ग्लास, ग्लास से ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है, वाटर बॉटल का होता है। इन्फ्लेटेड बैलून हैज़ मोर वॉल्यूम देन अ डिफ्लेटेड वन, ठीक है। हमारे पास जो बैलून फूला हुआ है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जो बैलून क्या कहते हैं जिसमें जो फूला हुआ बैलून नहीं, यानी जिसमें गैस नहीं है, वो क्या है, उसका वॉल्यूम कम है, ठीक है। एक बिग बॉक्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा, यानी जो बिग बॉक्स का वॉल्यूम होता है वो छोटे वाले बॉक्स से वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है। यानी जो कोई बड़ी चीज़ है तो उसका वॉल्यूम क्या है, बड़ा है, और जो कोई छोटी चीज़ है उसका वॉल्यूम क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमारे पास होता है। अब बच्चों अगर हम बात करें यूनिट ऑफ वॉल्यूम की, ठीक है, तो भैया हमारे पास एसआई यूनिट क्या होती है, किसकी, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट होते बच्चों हमारे पास मीटर क्यूब, ठीक है। क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। देखो हमेशा कभी भी आप फॉर्मूले यूज करो, क्या करो, फॉर्मूले वगैरह यूज करो, तो आपको हमेशा जो क्वांटिटीज रखनी है, यानी जो फॉर्मूले में आपको वैल्यूज रखनी है वो हमेशा एसआई यूनिट में रखनी होती है, ठीक है। एसआई यूनिट में रखोगे तभी आंसर आपका सही आएगा, नहीं तो सही आंसर नहीं आएगा। तो हमेशा एसआई यूनिट में रखो, इसलिए मैं हमेशा एसआई यूनिट बताता रहता हूँ बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है, तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट है बच्चों मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर, कितना होता है, 1000 लीटर। मैंने कहा सही है। देखो 1 मीटर क्यूब को कितने सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, तो मैंने कहा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, देखो इसको लिख सकते हो 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा यहाँ पे रखो, तो 1 मीटर क्यूब की जगह रखोगे 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। अब देखो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 लीटर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10 टू पावर 6 अपॉन 10 टू पावर 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब तो पहले था और 1000 नीचे आ गया। मैंने कहा ठीक है, तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा। यानी 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है बच्चों, तो 1 लीटर होता है आपके पास 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैंने कहा ठीक है, यानी 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों होता है। और यहाँ पे 1 लीटर इक्वल टू क्या देखोगे, तो 1 लीटर इक्वल टू देखोगे 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब, क्या देखोगे 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल होता है 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब, और 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कुछ नहीं किया, सिंपल कैलकुलेशन, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो 1 लीटर इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने बता दिया ना,
और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर होता है। तो ये चीज हमारे पास, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कैलकुलेशन जो आपके पास है इसको याद कर लो, इसको रट लो। अगर नहीं रटना है तो इसको समझ लो कि ऐसे ये कैलकुलेशन आती है। और यहाँ पे ये कैलकुलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर आप नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, ये चीज हमारे पास होती है। तो एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, और जो कॉमन यूनिट होती है वो क्या होती है, लीटर होती है, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या बच्चों, अगला टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी। क्या है डेंसिटी? तो कुछ नहीं भाई, डेंसिटी यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने कहा डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। भाई खुद से सोचो, मान लो एक कंटेनर में तुमने पानी रखा, क्या रखा, एक कंटेनर में तुमने, ये कंटेनर है, ठीक है, मान लो ये क्या है, ये कंटेनर है, और इसमें तुमने पानी भर दिया है बढ़िया से। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और एक लोहे की रॉड है। क्या है, एक लोहे की रॉड है, ठीक है। एक क्या है बच्चों, एक लोहे की आपके पास रॉड है, ठीक है, ये लोहे की रॉड है। मैंने कहा एक इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये क्या है, ये रॉड है, ठीक है, लोहे की रॉड है। मैंने कहा अगर सिंपल सी बात सोचो, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंसर होगा। भाई तुम सोचोगे, इसमें अगर एक नेल लगाने की सोचोगे, यानी नेल चुभाने की सोचोगे, तो नेल तो इसमें चुभ जाएगी ना, यानी नेल इसमें चली जाएगी, बड़ी इजीली चली जाएगी, क्योंकि भाई ये उतना डेंसर नहीं है। यानी डेंसर मतलब होता है कि किसके पार्टिकल्स कितने ज्यादा पास पास हैं। तो इसके पार्टिकल्स ज्यादा पास पास नहीं है। यानी अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी मैंने बताया मास अपन वॉल्यूम, लेकिन लोहा जो हमारे पास है, आयरन रॉड है, ये बहुत डेंसर है। इस पे तुम कील चुभाओ, कील चुभेगी नहीं चुभेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसर है। इसके पार्टिकल्स, इसके एटम्स बहुत पास पास है, ठीक है। डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता है भैया मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी अगर वॉल्यूम फिक्स कर दो, क्या कर दो, वॉल्यूम फिक्स कर दो, तो डेंसिटी क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मान लो तुमने यहां पे एक इतना बड़ा वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, इस बड़े वॉल्यूम में अब मान लो तुम्हारे पास दो सब्सटेंस हैं, ए और बी, ठीक है, दो सब्सटेंस हैं, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम फिक्स है। यानी इतना बड़ा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बी है, ठीक है, वॉल्यूम दोनों के लिए फिक्स है, ए और बी। लेकिन ए और बी का जो अमाउंट है वो कितना भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कि ए और बी का अमाउंट कितना लाना है। तुमने कहा कि ए को लेके आए और यहां पे तुमने डाला, किसको, ए को लेके आए, और तुमने 10 केजी ए डाला। क्या डाला, 10 किलोग्राम ए डाला। लेकिन यहां पे जब तुमने बी को डाला तो बी तुमने डाल दिया 50 किलोग्राम, ठीक है। यानी सेम वॉल्यूम में बी का 50 किलोग्राम आ जाता है, लेकिन सेम वॉल्यूम में ए का 10 किलोग्राम आता है। बोलो, सेम वॉल्यूम में ए का 10 किलोग्राम आता है, लेकिन सेम वॉल्यूम में बी का 50 किलोग्राम आ जाता है। तो अगर सेम वॉल्यूम में डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मासेज आ रहे हैं, तो जिसका मास ज्यादा आएगा सेम वॉल्यूम में वो ज्यादा डेंसर होगा, ठीक है। यानी कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, जब क्या हो, वॉल्यूम फिक्स हो, ठीक है, क्या है, वॉल्यूम फिक्स हो। और डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जब आपके पास क्या हो, मास फिक्स हो। यानी अगर आपने मास यहां पे इक्वल ले लिया कि ए और बी का आपने मास इक्वल ले लिया, तो डेंसिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। यानी जिसने वॉल्यूम ज्यादा लिया होगा उसके लिए डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और जिसने वॉल्यूम कम लिया होगा उसके लिए डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डेंसिटी ये चीज होती है। सिंपल सी चीज हमें बच्चों ये बताती है कि कोई चीज कितनी डेंस है, कितनी ज्यादा डेंस है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी। मान लो एक मेला लगा हुआ है, ठीक है, अगर नॉर्मल मार्केट करने जाओगे तो वहां पे हो सकता है 100 200 500 लोग हों। लेकिन जब मेला लगता है, मान लो अभी पिछली बार कुंभ लगा था, ठीक है, तो कुंभ मेला जो हमारे पास है उसमें कितने करोड़ लोग आए थे, ठीक है, एक एस्टिमेट के हिसाब से कितने करोड़ लोग आए थे। तो कौन ज्यादा डेंसर है, एक मार्केट, नॉर्मल मार्केट जो तुम्हारे आसपास घर के सोसाइटी के अगल बगल है, वो नॉर्मल मार्केट ज्यादा डेंस है, या जो कुंभ का मेला था वो डेंस है। तो भैया आपके पास जो सोसाइटी का मार्केट है वो लेस डेंसर है, और जो कुंभ का मेला था वो मोर डेंसर था। मोर डेंसर क्यों था, मोर डेंसर इसलिए था क्योंकि भैया वहां पे कम स्पेस में ज्यादा लोग आ गए, और यहां पे सेम स्पेस में कम लोग रहते हैं, तो वहां डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी, लोगों की डेंसिटी वहां ज्यादा थी। यहां पे लोगों की डेंसिटी क्या है, कम है। आई बात समझ, तो ये डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मोर मास इन लेस स्पेस, यानी ज्यादा मास अगर लेस स्पेस में है तो हाई डेंसिटी, लेस मास इन मोर स्पेस, यानी ज्यादा स्पेस में लेस मास है तो वो क्या होती है,
लो डेंसिटी होती है। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है बच्चों? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी एसआई यूनिट तो यहाँ पे सिंपल सी बात वही है, क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, कॉमन यूनिट क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर वाटर की डेंसिटी की बात करोगे तो ये होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना वाटर हो सकता है? 1000 kg। ठीक है, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये होती है बच्चों। ठीक है, अब देखो कन्वर्जन क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वाटर की ये डेंसिटी भी होती है बच्चों, क्या होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। अब देखो भैया यहां पे डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम मिनिमम। यहां पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है? देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां पे जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, क्या है? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपल सी बात ये है भाई कि मतलब ये डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने कहा सिंपल सी बात इतनी है कि भैया जब कोई हमारे पास फ्लूइड है, क्या है? मान लो ये हमारे पास कोई फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ये मान लो हमारे पास कोई फ्लूइड है और इस फ्लूइड को टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, क्या करोगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, यानी इसको हीट करोगे। तो जब इसको हीट करोगे बच्चों तो ये एक्सपैंड करता है, क्या करता है? एक्सपैंड करता है। ठीक है, क्या करता है? एक्सपैंड ऑन हीटिंग। क्या करेगा भैया? एक्सपैंड करेगा, यानी जब इसको हीट करोगे तो ये एक्सपैंड करेगा। लेकिन 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 वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर के केस में क्या है? वाटर के केस में है कि मान लो अगर यहां पे तुम्हारे पास ऐसे वाटर है, क्या है? वाटर है। ठीक है, क्या है भैया? ये हमारे पास वाटर है। अब मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, किस पे था? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब तुमने इसको हीट करना शुरू किया, क्या करना शुरू किया? हीट करना शुरू किया। अगर तुमने इसको हीट करना शुरू किया बच्चों तो ये क्या होता है? जब तुम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट कर रहे हो, यानी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी जब ऐसे ऐसे हीट करते जा रहे हो, यानी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 डिग्री सेल्सियस, यानी जब आप ऐसे हीट करते जा रहे हो इसको, तो होता क्या है? जनरली सारे फ्लूइड्स या जाने जो सारे लिक्विड्स होते हैं वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपैंड करते हैं, लेकिन वाटर क्या करता है? वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कब? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, यानी जब टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। ठीक है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम वॉल्यूम होता है। इसीलिए अब देखो डेंसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, क्या डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम वॉल्यूम होता है तो हमारे पास डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वॉल्यूम अगर कम है बच्चों, क्या है? वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी तो मैक्सिमम होगी ना, डेंसिटी तो बढ़ेगी ना। यानी कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब वाटर को हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड ना करके ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कम होता है। अब वॉल्यूम कम हो रहा है बच्चों तो डेंसिटी बढ़ रही है। 0 पे बढ़ेगी, 1 पे बढ़ेगी, 2 पे बढ़ेगी, 3 पे बढ़ेगी और 4 पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम डेंसिटी आती है। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब आती है? तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो आती है बच्चों वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आती है। तुम्हारे पास क्या रखा है? मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहां पे देखो अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे क्या रखा है? देखो डेंसिटी में मैंने बोला था, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट होता तो उसी टाइम मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। बीच में थोड़ा लाइट की दिक्कत हो गई तो शायद कहते हैं थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन अभी चलो देखते हैं क्या। अ कंटेनर इज फर्स्ट फिल्ड विथ वाटर देन द इंटायर वाटर इज रिप्लेस्ड बाय मरकरी। यानी हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक कंटेनर है, क्या है? कंटेनर है। ये देखो यहाँ पे केस वाइज करते हैं। मैंने कहा देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक कंटेनर है ऐसे, ठीक है, कंटेनर है
और कंटेनर इज फर्स्ट फिल्ड विथ वाटर। सबसे पहले इसको किससे भरा गया, इसको सबसे पहले वाटर से भरा जाता है। किससे भरा जाता है, वाटर से भरा जाता है। ये हमारे पास क्या बच्चों, ये हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो ये कंटेनर सबसे पहले किससे भरा गया, वाटर से भरा गया, और फिर वाटर को किससे रिप्लेस किया गया, मरकरी से। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम मान लो क्या है, इसका वॉल्यूम है बी। कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, बी है। बी हमारे पास क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। मैंने कहा ठीक है। तो यहां पे देखो इसके अंदर मास कितना होगा, मास निकालते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने कहा ठीक है, मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ वाटर, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेंसिटी कितना होता है 1000 इंटू बी, ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर। मैंने कहा सही है। कह रहा है कि मरकरी ऑफ डेंसिटी इफ द एक्स इज द वेट ऑफ वाटर। क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स है वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब एक्स कैसे लिखोगे, तो एक्स लिखना है, अगर एक्स हमारे पास वेट ऑफ वाटर है तो एक्स लिखोगे मास ऑफ वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने कहा ठीक है। तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा भैया 1000 इंटू बी इंटू जी, ये आ जाएगी इक्वेशन 1। मैंने कहा ठीक है। अब देखो y क्या दे रखा है, करा कि इसको जब हमने मर्क्यूरी से भरा, किससे भरा, मर्क्यूरी से, तो यहां पे मर्क्यूरी भी भरा गया है। एक बार पहले वाटर भरा गया है, फिर मर्क्यूरी भरा गया। जब मर्क्यूरी भरा गया बच्चों, मर्क्यूरी की हमारे पास ये क्या कहते हैं, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, तो वो बच्चों 13.6 इंटू 10⁻3, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हो क्या, 13600 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी है मरकरी की। मैंने कहा ठीक है। जब मरकरी भरा गया तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू मास ऑफ मरकरी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम ही है, तो मास ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा, डेंसिटी यानी कितना है 13600 इंटू बी। मैंने कहा ठीक है। इसका वेट दे रखा है वाई, तो वाई कैसे लिखोगे, वाई लिखोगे मास ऑफ मरकरी इंटू जी। यानी यहां से वाई क्या आ जाएगा बच्चों, तो वाई आ जाएगा मास ऑफ मरकरी कितना दे रखा है, मास ऑफ मरकरी दे रखा है 13600 इंटू बी इंटू जी। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। हमसे पूछा है y बाई एक्स निकालो, क्या निकालो, y बाई एक्स। तो y हो जाएगा 13600 इंटू बी इंटू जी अपॉन x कितना दे रखा है बच्चों, तो x हमें दे रखा है 1000 इंटू बी इंटू जी। जी से जी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, 3 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 13.6। तो y बाई एक्स, तो यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.6x। यही रिलेशन निकालना था। क्या निकालना था, यानी मास वेट ऑफ मरकरी और वेट ऑफ वाटर में क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू 13.6x, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आएगा, यानी यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, y इज इक्वल टू 13.6x हमारे पास सही आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, मैंने आपको डेंसिटी पढ़ाया है, ठीक है, डेंसिटी पढ़ा दिया ना। स्पेसिफिक डेंसिटी भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। देखो कुछ नहीं है, हमारे पास जो रिलेटिव डेंसिटी होती है बच्चों, क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। यहां पे हमें कंपेयर करना होता है। क्या करना होता है, कंपेयर किसकी, दो लोगों की डेंसिटीज को, दो लोगों की डेंसिटीज को कंपेयर करना होता है। दो लोगों की डेंसिटीज को कंपेयर करना है तो एक लोगों को आइडियल मानना पड़ेगा, ऐसे लोग को मतलब क्या कहते हैं चूज करना पड़ेगा जो सब जगह अवेलेबल हो। सब जगह अवेलेबल कौन है, वाटर, बोलो। तो इसीलिए वाटर की डेंसिटी को रेफरेंस मानते हैं। क्या मानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। और फिर इससे हम क्या करते हैं, इससे बच्चों हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। दूसरे की डेंसिटी को इससे क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है इट कंपेयर्स द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्या है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर तुमसे बोल दे, क्या बोल दे, कि अगर मान लो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या है, किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोल दे,
3 बोल दे, ठीक है। यानी कि हमारे पास बोल दिया कि मान लो कोई एक सब्सटेंस है ए, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखा, 3। अब 3 का मतलब क्या समझोगे, बस इतना समझ लो, ठीक है। मान लो तुमसे बोला कि भाई हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 दे रखा है। अब उस 3 से तुम क्या समझोगे, बस तुम्हें इतना समझना है, बाकी तुम्हें स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी समझ में आ जाएगी। तो तुम्हें अगर बोला कि एक सब्सटेंस है ए, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3, तो तुम्हें सबसे पहले दिमाग में चमक जाना चाहिए कि हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो क्या होती है, वो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है, वही होता है। तो यहां से डेंसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो यहां पे कितना है, 3 है, यानी 3000 kg पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, 3000 kg पर मीटर क्यूब या 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। यानी जैसे तुमने 3 देखा, तो इस 3 को क्या करो, इस 3 को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, दिमाग में करना है। यानी उसने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास एक सब्सटेंस है ए, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 3 है। तुमने सोचा 3 है, तो ऐसा करता हूं कि लाओ इसके इस 3 को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या करता हूं, 3 को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई, क्या वाटर की डेंसिटी कितना है, वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, या वाटर की डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो याद ही रख सकते हो ना। अब सबकी डेंसिटी नहीं याद रख सकते हो, तो सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रख सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नहीं याद रखनी होती, वो देता है। तो मान लो तुमसे बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सब्सटेंस कितनी है, तो तुम्हें मान लो जितनी जो वैल्यू पता चली, जैसे यहाँ पे 3 पता चली, तो तुम 3 को क्या करो, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, और ये ए की डेंसिटी निकल के आ जाएगी। डेंसिटी ऑफ क्या आ जाएगी, ए, और वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1000, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 3000 kg पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो तुरंत किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हो, किससे, स्पेसिफिक ग्रेविटी से या रिलेटिव डेंसिटी से। आई बात समझ। तो ये हमारे पास होता है। मैंने कहा ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मल्टीप्लाई करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी ऑफ वाटर से। डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने तुम्हें 4 बार बता दिया है, याद कर लेना, भूल जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना करना है, ठीक है। अब देखो ये 2 डेंसिटी का रेशियो है, तो ये यूनिटलेस होगा ही। क्या होगा, यूनिटलेस होगा ही। मैंने ये सिंपल सी बात है, क्या यूनिटलेस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नो यूनिट यानी यूनिटलेस है। कंपैरिजन के लिए यूनिट यूज क्या आता है, वाटर को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत लोग पूछते हैं सर वाटर को ही क्यों लिया गया, वाटर को इसलिए लिया गया भैया क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है, और सब लोग जानते हैं इसकी डेंसिटी याद कर सकते हैं, इसलिए वाटर को लिया गया है। आई बात समझ। तो ये हमारे पास बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। मैंने कहा ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्लूइड्स, यानी कई सारे फ्लूइड्स हैं, उनको मिक्स करोगे तो डेंसिटी क्या होगी, ये हमें निकालनी है। तो डेंसिटी निकालने के लिए हमें बस इतना याद रखना कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। केस 1 क्या दे रखा है, मिक्सचर यूजिंग मास, ठीक है। तुम्हारे पास वही होता है कि भाई अगर मास का यूज करके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, लिक्विड ए, क्या दे रखा है बच्चों, हमारे पास लिक्विड ए है जिसका मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 2 kg, ठीक है। और डेंसिटी क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है ए की, वो दे रखी, मास ए का कितना रखा है 2 kg, और डेंसिटी कितना दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और बी दे रखा है, इसका मास कितना दे रखा है, मास ऑफ बी दे रखा है बच्चों आपके पास 1 kg, और डेंसिटी ऑफ बी कितना दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ बी दे रखा है 500 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको दे रखा है। मैंने कहा ठीक है। अब यहां पे अगर हमें इस मिक्सचर का क्या निकालना है, इस मिक्सचर का हमें डेंसिटी निकालना है, यानी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो टोटल मास, देखो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। मैंने कहा ठीक है, टोटल मास कितना है बच्चों, है 2 + 1, क्योंकि 2 kg + 1 kg अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो पता ही नहीं है ना,
लेकिन हमें एक चीज तो पता है, क्या पता है, हमें पता है कि यहाँ पे डेंसिटी और मास अगर दे रखा है एक लिक्विड का, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कर सकते हैं। तो यहां से वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, यानी ये हो जाएगा बच्चों 2/1000, और यहां पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/500। क्या हो जाएगा, 1/500, यानी यहां पे लिख सकते हो टोटल वॉल्यूम क्या, 2/1000 प्लस 1/500, ये लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है, या इसको ये भी लिख सकते हो क्या, 2/1000। मैंने कहा ठीक है। अब देखो 1000 तो ऊपर चला जाएगा, यानी 3 × 1000 अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे बचेगा बच्चों 4। क्या बचेगा, 4, और इसको लिख सकते हो क्या, यानी 750। क्या आ जाएगा, 750। ठीक है, यानी जो इसका डेंसिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, 750 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, यानी कि बस फॉर्मूला यही याद रखना है, डेंसिटी जो मिक्सचर की होती है वो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम होती है। टोटल मास लिखना है, टोटल वॉल्यूम लिखना है। ये तो बच्चों केस 1 हो गया, जब मास के टर्म में आपको यूज करना होगा, यानी यहां पे लिखा हुआ है m1 प्लस m2 अपॉन b1 प्लस b2। तो ये हमारे पास ऐसे यूज करना है, यानी ऐसे कर सकते हो। कुछ नहीं किया मैंने, एक लिक्विड ए था जिसका मास दे रखा था 2 kg, डेंसिटी क्या दे रखा था 1000, बी था, मास बी क्या दे रखा है 1 kg, डेंसिटी क्या दे रखा है 500 kg। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास हो जाएगा 2 + 1, और टोटल वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, मास अपॉन डेंसिटी से मैंने निकाला 2/1000 1/500। ठीक है, मैंने कहा सही यही करना था, बस 750 आ गया। मैंने कहा ये क्वेश्चंस ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसको जरूर कर लेना, भूलना मत। मैंने यहां पे सॉल्व करके भी बताया, एग्जांपल की तरफ है। मैंने कहा ठीक है। केस सेकंड क्या होता है, अगर मिक्सचर यूजिंग वॉल्यूम है, क्या है, केस सेकंड है बच्चों हमारे पास, अगर मिक्सचर यूजिंग वॉल्यूम है। ठीक है, यानी कि अगर हमें वॉल्यूम क्या दे रखा है, हमें यहां पे वॉल्यूम दे रखा है b1 b2, और डेंसिटी क्या दे रखी है ρ1 ρ2, यानी हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, एक 1 है एक 2 है, दो लिक्विड्स हैं, उनका वॉल्यूम क्या दे रखा है बच्चों, b1 b2 दे रखा है, और डेंसिटी क्या दे रखी है, डेंसिटी ρ1 ρ2 दे रखी है। मैंने कहा ठीक है। अगर यहां पे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालनी है तो वो होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही तो होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। मैंने कहा ठीक है। अब टोटल मास कैसे निकालोगे, तो मास निकालने के लिए इसको लिख सकते हो m1 प्लस m2, वॉल्यूम तो b1 प्लस b2 दे रखा है। अब m1 m2 तो हमने खुद से माना है ना, वो यहां पे केवल b1 b2 ρ1 ρ2 दे रखा है, उसने m1 m2 नहीं दिया है। तो कैसे करोगे, तो भैया यहां पे अगर m1 निकालना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी m1 कैसे लिखोगे, ρ1 b1, m2 कैसे लिखोगे, ρ2 b2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। मैंने कहा सही है। तो यहां पे m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, ρ1 b1 प्लस ρ2 b2 अपॉन b1 प्लस b2, यानी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा ρ1 b1 प्लस ρ2 b2 अपॉन ρ1 प्लस b1 प्लस b2। क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2। ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा ρ1 b1 प्लस ρ2 b2 अपॉन b1 प्लस b2। वही चीज यहां पे भी लिखी हुई कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, ρ1 b1 प्लस ρ2 b2 अपॉन b1 प्लस b2। अगर वॉल्यूम्स इक्वल हो जाए, यानी हमारे पास b1 प्लस b1 इज इक्वल टू b2 क्या हो जाए, b के बराबर हो जाए, तो यहां पे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी बच्चों, तो यहां जाए ρ1 b प्लस ρ2 b अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा 2b। मैंने कहा ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों b कॉमन होगा, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2b, b से b कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। तो हमारे पास जब वॉल्यूम इक्वल होगा तो ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 लगेगा। अगर मास इक्वल है, क्या है, मास इक्वल है, ठीक है बच्चों, मास इक्वल है, तो हमारे पास मिक्सचर की डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 प्लस ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ये हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, अगर मास इक्वल है तो रो ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, 2 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको याद रखना है कि हमारे पास 2 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 ये हो जाएगा। तो हमने कितने फॉर्मूले देखे, हमने एक फॉर्मूला यहां पे देखा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले याद नहीं करने, सिंपल सा मैंने ड्राइव करवा के दिखाया है। मैंने बस एक एक चीज एक्सप्लेन करी कि डेंसिटी को बस टोटल लिखना है, मिक्सचर की डेंसिटी को टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, इतना ही लिखना है और सारी चीजें अपने आप बनती चली जाएगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, मान लो ऑब्जेक्ट कैसा बनाया गया, तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया गया। ठीक है,
एक ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया गया है, दो इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, यानी एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है, इसका वॉल्यूम b है तो इसका वॉल्यूम भी क्या है, b है। वन पार्ट हैज डेंसिटी रो नॉट, इसकी डेंसिटी क्या है, रो नॉट, एंड अदर पार्ट हैज डेंसिटी 2 रो नॉट, क्या है, 2 रो नॉट डेंसिटी है। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी यहां पे हमें क्या निकालना है, यहां पे हमें निकालना है एवरेज डेंसिटी। तो एवरेज डेंसिटी बोलो या डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बोलो, कुछ नहीं, देखो एनडीए 2022 में आया हुआ है, मैंने कहा इसलिए मैंने पढ़ाया है। एवरेज डेंसिटी कैसे लिखोगे, पीछे क्या बताया कि टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, क्या लिखेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। मैंने कहा ठीक है, अब टोटल मास कितना है बच्चों, तो टोटल मास यानी कि इसका मास क्या मान लो, अब मानना पड़ेगा m1, इसका मास क्या मान लो m2, ठीक है, ये हमने खुद से माना, ये दे नहीं रखा है हमें, तो मैंने कहा ये हो जाएगा m1 प्लस m2 बाई वॉल्यूम कितना दे रखा है, b प्लस b, यानी इक्वल वॉल्यूम दे रखा है, तो ये हो जाएगा। अब m1 m2 माना है तो इसको इनके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, कैसे, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका m1 कितना हो जाएगा, तो m1 हो जाएगा बच्चों रो नॉट इंटू b, m2 हो जाएगा 2 रो नॉट b, ठीक है। तो यहां से m1 प्लस m2 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 हमारे पास बच्चों हो जाएगा रो नॉट b प्लस 2 रो नॉट b अपॉन 2b। मैंने कहा ठीक है, ये हो जाएगा 3 रो नॉट b अपॉन 2b, b से b कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा बच्चों 3/2 रो नॉट। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर या एवरेज डेंसिटी क्या आ जाएगी, 3/2 रो नॉट, यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, यानी 3/2 रो नॉट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2 रो नॉट हमारे पास आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो आगे हमारे पास दे रखा है अगला टॉपिक, थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या है, मैंने कहा देखो चलो देखते हैं। मैंने कहा थ्रस्ट एंड प्रेशर, तो थ्रस्ट हमारे पास क्या होता है, थ्रस्ट कुछ नहीं होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस। और प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है हमारे पास बच्चों थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। यानी सिंपल सी बात अगर यहाँ पे बताऊं कि मान लो ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, और ठीक है, यहां पे मान लो एक फोर्स ऐसे आके लगा, कैसा लगा, ऐसा फोर्स लगा। मैंने कहा सही है, तो इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर सकते हो, कैसे लगता है, मान लो थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो मैंने कहा इसको थोड़ा आगे खींच के लगा सकते हो, कैसे, ऐसे, और ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हमारे पास बच्चों थीटा हो जाएगा। ये फोर्स एफ है, ठीक है। मैंने कहा इधर का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब इस सरफेस के कौन सा फोर्स परपेंडिकुलर है, तो भैया जो एफ साइन थीटा है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका थ्रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थ्रस्ट, क्योंकि यही जो चीज है, यही फोर्स है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा। और हमारे पास जो प्रेशर हो जाएगा बच्चों, तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी एफ साइन एफ हो जाएगा हमारे पास क्या, थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं बच्चों पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल, यानी इसकी एसआई यूनिट क्या है, मतलब हमारे पास प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है, और थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या है, सेम एज फोर्स, यानी कि न्यूटन होता है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। एक ब्लॉक ऑफ वुड है, डायमेंशन क्या है, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ वुड है, देखो ऐसे कुछ वुड होगा, कैसे बनाएं, बना देते हैं 3D डायग्राम। मैंने कहा कुछ ऐसे होगा, जो यहाँ पे बनाते हैं, देखो यानी जो ब्लॉक ऑफ वुड है वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे। ये लकड़ी का मतलब कहते हैं ब्लॉक है। मैंने कहा सही है, 40 सेंटीमीटर, यानी लेंथ क्या है, लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये हमारे पास दे रखा है। मैंने कहा सही है।
इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप इन 3 डिफरेंट पोजीशन, यानी 3 डिफरेंट पोजीशंस में रख सकते हैं। सबसे पहला क्या, विथ इट्स साइड डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी जो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसके साइड को रख के ऐसे टेबल पे रखा गया है, ठीक है, सबसे पहले केस में। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे जब केस 1 है, ठीक है, यानी हमारे पास जो वुड है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, कैसे, ऐसे, ठीक है, टेबल टॉप पे कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, आई बात समझ, टेबल टॉप पे ऐसे रखा हुआ, मैंने कहा ठीक है, ऐसे रखा है, ऐसे पलट के रखा है, मैंने कहा केस 1, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, बोला हाँ कि ना, अरे देखो इसका मास तो सेम होगा ना भाई, इसका मास क्या होगा, अगर इसका मास m है तो वेट तो mg ही होगा ना, यानी फोर्स तो कांस्टेंट है, क्या है, फोर्स तो तीनों के सब केसेस में क्या है, कांस्टेंट है, मैंने कहा सही है, यानी प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो सबसे पहले केस में एरिया क्या है, A1 क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 हो जाएगा 20 इंटू 10, यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस केस में जब ऐसे रखा गया तो एरिया कितना कांटेक्ट में है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है विथ इट्स साइड ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, दूसरे केस में 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ये वाला हमारे पास है, क्या है, कौन सा, ये वाला हमारे पास ऐसे रखा गया, यानी कि इसको ब्रिक को पलट करके ऐसे रख दिया गया है, यानी कि सेकंड केस में हमारे पास क्या है, केस सेकंड 10 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो बच्चों एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है। थर्ड केस में क्या करेगा, विथ इट्स साइड ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। केस थर्ड में दिया है कि जो साइड है यानी जो एरिया है वो जाएगा 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ये A1 हमारे पास है, ये A2 है और A3 है। यहां से देखोगे कि हमारे पास भैया क्या, A3 इज ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A1, ठीक है, यानी A3 क्या है, A2 से बड़ा है और A2 क्या है, A1 से बड़ा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, क्योंकि प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो A3 अगर A2 से बड़ा है, A2 A से A1 से बड़ा है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 हमारे पास हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो क्या, PA इज ग्रेटर देन PB इज ग्रेटर देन PC, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अब आगे चलें, अगर देखो अब अगला चीज हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी इजी चीज है, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों आपके पास काफी चीज है, यानी एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the weight of the air in the atmosphere, यानी जो एयर का वेट है उसको, जैसे एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, अर्थ सरफेस पे जो लगाता है। सिंपल वर्ड में बोले, एयर हैज वेट, यानी एयर के पास वेट होता है, एंड दिस वेट पुशेज ऑन एवरीथिंग अराउंड अस, और ये वेट सबको पुश करता है नीचे, दैट पुश इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसी पुश को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। सी लेवल पे हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 ATM। 1 ATM इज इक्वल टू क्या होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होता है। अगर 1 ATM देखें अदर यूनिट्स में, तो 1 ATM बच्चों हमारे पास होता है 760 mm ऑफ Hg, क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg, यानी 1 ATM क्या होता है, 1 ATM होता है हमारे पास 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है उसी को बोलते हैं 1 ATM, यानी वो जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1 ATM इज इक्वल टू होता है बच्चों 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखना इसको। 1 ATM इज इक्वल टू क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये भी याद रखना, ये बैरोमीटर में काम आता है। चलो अब बच्चों हमारे पास है प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब प्रेशर ऑफ अ लिक्विड क्या होता है, मैंने कहा कुछ नहीं, यहां पे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर है ऐसे, ठीक है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है बच्चों, ठीक है, क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, इसकी हाइट क्या है लिक्विड की, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास, इस पॉइंट में देखो ये P पॉइंट है, ठीक है, सॉरी X पॉइंट मान लो, क्या मान लो, X पॉइंट, ठीक है, और हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर, तो वो है बच्चों H, ठीक है। अब हमसे पूछा, और मान लो यहाँ से ऊपर क्या लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है पी नॉट। पी नॉट क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मत बोलना कि यहाँ पे ओ लिखना भूल गया, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास है बच्चों, मैंने कहा ठीक है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर एट पॉइंट एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पी नॉट लग रहा है, मैंने कहा पी नॉट ऊपर से लग ही रहा है। अब जब लिक्विड के नीचे आओगे, इसकी डेंसिटी अगर रो है, रो डेंसिटी में लिक्विड के नीचे आओगे एच हाइट, तो वो हो जाएगा जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो होगा भैया रो जी एच, यानी कि अगर इस पॉइंट पे प्रेशर देखोगे तो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। अगर ये लिक्विड रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट पे है लिक्विड, तो भाई यहां पे देखोगे कि इस लाइन में, यानी इस लाइन में, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे चले जाओगे, सब पे प्रेशर क्या होगा, सेम। यानी प्रेशर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, सेम होता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि अगर ऐसे लाइन है, प्रेशर किसी भी पॉइंट पे जाओगे हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं पे भी जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम होता है हर पॉइंट्स पे। यही हमारे पास क्या होता है, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। तो ये फॉर्मूला याद रखना और ये भी चीज याद रखना कि प्रेशर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेम, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में आप चलोगे तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, प्रेशर आपके पास सेम ही आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब देखो हमारे पास अगली चीज क्या है, अब अगली चीज बच्चों हमारे पास आती है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ डीप सी डाइवर में हर्ट हिज ईयर ड्रम ड्यूरिंग डाइविंग। कह रहा है कि जो पानी में गोताखोर होता है, यानी जो नदी के नीचे जाते हैं, मतलब समुद्र में जाते हैं, वो अपने ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं, देखो भाई जब पानी के नीचे चले जाओगे, यानी हमारे पास मान लो ऐसे पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। जब पानी में बहुत नीचे चले जाओगे, क्या पानी में बहुत नीचे आ जाओगे, ठीक है, मान लो यहां तुम आ गए, ठीक है, कहां गए, यहां आ गए। अब इतना हाइट ऊपर हो, इतना हाइट नीचे हो, तो यहां पे प्रेशर लगेगा P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा प्रेशर भी तो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उस पर फोर्स लगना ज्यादा हो जाएगा, और फोर्स लगेगा ज्यादा तो भैया आपका एयर ड्रम नुकसान हो सकता है, एयर ड्रम पे क्या हो सकता है, नुकसान पड़ सकता है, ठीक है। आपका एयर ड्रम क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो वही चीज है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से नहीं होता है। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हाई वाटर प्रेशर, हाई वाटर प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से, हाई वाटर प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम ही रहता है ना। तो यहां पे क्या होता है, हाई वाटर प्रेशर, यानी जब नीचे जाओगे हाइट के तो वाटर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कप इज आर करेक्ट। ठीक है, अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पे है किसी कप में तो कौन से पॉइंट्स यहां पे सही है। कह रहा है प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड, कह रहा है सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है। गलत बात है भाई, केवल हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सेम होता है, तो गलत है पहला, ठीक है। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स, ठीक है। प्रेशर हमारे पास क्या है, वॉल्स पे एक्सर्ट करता है, सही बात है। यानी सेकंड हमारे पास क्या है, सही है। प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड, यानी प्रेशर सब जगह एग्जिस्ट करता है। यानी थर्ड भी हमारे पास क्या है, सही है। तो हमारे पास सबसे पहला देखा प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द फ्लूइड, गलत है। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स, सही बात है। प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड, यानी सही है। तो यहां पे ऑप्शन बी आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है। क्योंकि प्रेशर हर जगह सेम नहीं होता है, प्रेशर अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में चलोगे तो वहां पे क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारे पास बच्चों होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला चीज हमारे पास क्या दे रखा है। अब बच्चों पास्कल लॉ क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, पास्कल लॉ दे रखा है। तो देखो पास्कल लॉ समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉ के एप्लीकेशन समझने में, क्योंकि डेली टू डेली लाइफ में पास्कल लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा कि मान लो बच्चों हमारे पास ऐसे कोई ट्यूब है, ठीक, क्या है, ऐसे कोई ट्यूब है, देखो ऐसे है, और यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है और यहां पे भी एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, पिस्टन, और यहां पे एक कार खड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है, और यहाँ पे कोई एक इंसान है जो कि ऐसे खड़ा है, ठीक है, वो दबा रहा है इसको और कार उठ जा रही। कैसे, यहाँ का एरिया मान लो कितना है, यहाँ का जो एरिया है
ये A1 है और ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है F1। यहाँ का एरिया कितना है, A2 है, और फोर्स कितना लग रहा है, F2। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास होता क्या है, F1 बाई A1 क्या होता है, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। अब ये F2 फोर्स अगर निकालना चाहोगे तो हो जाएगा F1 बाई A1 इंटू A2। क्या हो जाएगा, F1 बाई A1 इंटू A2। मैंने कहा ठीक है, F2 फोर्स निकालोगे तो F1 बाई A1 इंटू A2 बच्चों हमारे पास हो जाएगा। अब F1 बाई A1 इंटू A2, देखो अगर यहां पे आप देखोगे तो F2 क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A1 के, यानी अगर ये एरिया जितना कम होगा उधर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2, यानी ये एरिया ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स इधर लगेगा। तो भैया इधर का एरिया ज्यादा बढ़ा दो और इधर का एरिया क्या कर दो, कम कर दो, तो यहां पे ज्यादा फोर्स मिलता है। क्या मिलता है, ज्यादा फोर्स मिलता है। तो ज्यादा फोर्स मिलेगा तो भैया किसी भी भारी चीज को उठा सकते हो। यही होता है पास्कल लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, और इसको याद रखना है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ कन्फाइंड फ्लूइड, कोई कन्फाइंड फ्लूइड यहां पे है, ठीक है, द प्रेशर अप्लाई किया गया, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इक्वली सब डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, देखो F1 बाई A1 क्या ना इक्वल टू F2 बाई A2, यानी यहां पे जो प्रेशर वहां पे भी वही प्रेशर जाएगा। तो प्रेशर इक्वली सब डायरेक्शन में जाता है थ्रू आउट द फ्लूइड, यानी फ्लूइड के थ्रू आउट। सिंपल वर्ड्स में बोले, पुश अ फ्लूइड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अगर किसी क्लोज कंटेनर फ्लूइड को पुश करोगे तो ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड फील द सेम प्रेशर, सारे पार्ट्स में सेम प्रेशर आपको लगेगा। वर्क्स फॉर लिक्विड एंड गैसेज, लिक्विड एंड गैसेज के लिए काम करता है। वही चीज मैंने बताया कि F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। और यही क्या है, हाइड्रोलिक मशीन्स का वर्किंग प्रिंसिपल है। किसका, हाइड्रोलिक मशीन जिस पे काम करती है, किस पे काम करती है, पास्कल लॉ पे काम करती है। ठीक है, अगर यहां पे एग्जांपल्स एप्लीकेशन देखोगे, क्या देखोगे, एप्लीकेशन किसके, पास्कल लॉ के अगर एप्लीकेशन देखोगे तो हमारे पास क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है बच्चों हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, स्मॉल फोर्स ऑन अ स्मॉल पिस्टन लिफ्ट्स अ हैवी कार ऑन अ लार्ज पिस्टन, यानी किसी स्मॉल पिस्टन पे आप स्मॉल फोर्स लगाओगे तो हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करेगी, एक बड़ी सी कार को लार्ज पिस्टन पे उठा देगी। पीछे मैंने आपको एग्जांपल बताया। हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होते हैं, प्रेशर अप्लाइड एट अ ब्रेक पेडल स्प्रेड्स इक्वली टू ऑल व्हील्स, यानी किसी ब्रेक पेडल पे आप ब्रेक लगाओगे तो वो सभी व्हील्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सिरिंजेस फोर्स ऑन अ प्लंगर स्प्रेड्स इक्वली टू पुश लिक्विड आउट। ठीक है, यानी सिरिंज पे जब आप फोर्स लगाते हो तो लिक्विड बाहर जाता है, यानी कि वो सारे डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड होता है। तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशन है आपको किसके, पास्कल लॉ के। अब देखो बच्चों, हमारे पास अगली चीज आती है, इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा भी यहाँ पे, फ्लोटेशन एंड बायोएंसी पे। ठीक है, तो देखो बच्चों, बायोएंसी क्या है, यानी हमारे पास बायोएंसी क्या है, तो सिंपल सी बात है, बायोएंसी इज द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है बच्चों, क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, ऐसे फ्लूइड है, मान लो यहां पे आपके पास कोई फ्लूइड है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया, कितना, m मास का, तो mg इस पे नीचे लगेगा और यहां पे एक फोर्स लगेगा ऊपर। ठीक है, लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस फोर्स को बोलते हैं बायोएंट फोर्स। तो जो ऊपर फोर्स लगता है, यानी अपवर्ड फोर्स लगता है किसमें, लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं बायोएंट फोर्स। बायोएंट फोर्स क्या होता है बच्चों, अपवर्ड फोर्स। कैसा होता है, अपवर्ड फोर्स होता है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अपवर्ड फोर्स होता है, उसी को कहते हैं बायोएंट फोर्स। ठीक है, व्हेन यू पुट एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, वाटर पुशेज इट अपवर्ड। अगर किसी चीज को आप वाटर में रखते हो तो वाटर उसे ऊपर पुश करता है। दिस अपवर्ड पुश इज कॉल्ड बायोएंट फोर्स और अपथ्रस्ट। इसे बायोएंट फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपथ्रस्ट कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या आता है, बायोएंट फोर्स हमारे पास होता क्या है, तो वो होता है बी रो जी। पीछे भी लिख रखा है, पीछे अभी आपको समझाऊंगा कि बी रो जी होता क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अ बॉडी इमर्ज्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ फ्लूइड। अगर एक बॉडी है उसको चाहे आधा डुबाया गया है या पूरा डुबाया गया है पानी में, एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी जितना वेट फ्लूइड का वो डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, उतना ही उसके ऊपर क्या लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। उसी को कहते हैं बायोएंट फोर्स। तो यहां से बोल सकते हो कि जो अपवर्ड बायोएंट फोर्स होता है या अपथ्रस्ट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारे पास। अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड
डिस्प्लेस्ड, या थ्रस्ट को बायोंट फोर्स भी बोल सकते हो, तो बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, याद रखना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इसके आगे कहां चला गया भाई, ठीक है, हाँ, फ्लोटेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फ्लोटेशन की। तो उन्होंने कहा फ्लोटेशन क्या है, ठीक है, अगर हमारे पास देखो बायोंट फोर्स क्या होता है, बायोंट फोर्स जो होता है भैया वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, किसका, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ठीक है, बायोंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो हमारे पास बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है, यानी अगर मान लो हमारे पास यहां पे वही सेम चीज है कि भाई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर और इसका वेट ये है, अगर दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और अगर बायोंट फोर्स क्या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी फ्लोट करेगा। अब फ्लोटिंग और सिंकिंग कंडीशन क्या होती है, देखो यहां पे मैं बता दे रहा हूं, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की कंडीशन क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देखो यहां पे मैंने कहा कि सिंपल सी चीज क्या करते, देखो मैंने कहा कि अगर बात करें कि हमारे पास एक लिक्विड है, इसमें कोई हमारे पास सॉलिड है, ये क्या है, ये सॉलिड है, और इसकी डेंसिटी क्या है, रो एस है, ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो एल है। अगर बच्चों रो एल आपके पास क्या है, रो एस से ज्यादा है, ठीक है, रो एल क्या है, रो एल आपके पास रो एस से ज्यादा है, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड से ज्यादा है, तो हमारे पास यहां पे क्या करेगी, बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है, तो बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी, क्या करेगी, बॉडी सिंक कर जाएगी। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड के बराबर है, तो ये होता है बच्चों लिमिटिंग कंडीशन, क्या होता है, लिमिटिंग कंडीशन, यानी बॉडी इज जस्ट फ्लोटिंग, ठीक है, बॉडी इज जस्ट फ्लोटिंग, बॉडी क्या कर रही है, जस्ट फ्लोट कर रही है, ठीक है, बॉडी इज जस्ट फ्लोटिंग, तो बॉडी जस्ट फ्लोट कर रही है, यानी अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड से ज्यादा है, अगर क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड से ज्यादा है, तो बॉडी क्या कर जाएगी, फ्लोट कर जाएगी। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है, तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, बराबर है, तो ये लिमिटिंग कंडीशन होता है, यानी बॉडी जस्ट फ्लोटिंग, किसी एक तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा तो वही उसके हिसाब से हो जाएगा। देखो लिख रखा है फ्लोट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंक क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जस्ट फ्लोट, डेंसिटीज आर इक्वल। तो ये बच्चों हमारे पास होता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की कंडीशन, काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपको याद करके रखना है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो बायोएंट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, वो होता है बी रो जी, क्या होता है, बी रो जी। एफ बी क्या होता है, बायोएंट फोर्स, रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यहां पे रो क्या है, रो बच्चों है आपके पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और बी क्या हमारे पास, बी है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बायोएंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है। तो बायोएंट फोर्स क्या होता है, रो बी जी, ठीक है। अब थ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, या बायोएंट फोर्स को क्या लिख सकते हो, रो बी जी, ठीक है, ये हमारे पास होता है, यानी इतने फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ बायोएंसी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, बायोएंसी एक्सपीरियंस करते हैं जब उन्हें फ्लूइड में इमर्स किया जाता है। बायोएंसी क्या होता है, अभी मैंने बताया कि बायोएंसी आपके पास क्या होता है बच्चों, तो बायोएंसी आपके पास होता है अपवर्ड फोर्स, क्या होता है, अपवर्ड फोर्स होता है, यानी बायोएंसी क्या होता है, अपवर्ड फोर्स होता है, ठीक है, प्रेशर वगैरह नहीं होता, बायोएंसी फोर्स होता है, और वो भी कैसा, अपवर्ड फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारे पास, अ बैलून फिल्ड अप विद द गैस वुड ओनली गो अप इन द एयर इफ इट इज फिल्ड अप विद, कह रहा है एक बैलून है और किसी गैस से फिल किया गया, किससे, गैस से फिल किया गया, ठीक है, तो कह रहा है कि ये एयर में कब जाएगा,
किसमें? एयर से ऊपर कब जाएगा? किससे पूछा है? फिल्ड अप विद गैस वुड गो अप इन एयर, यानी एयर से ऊपर कब जाएगा? जब जो डेंसिटी ऑफ गैस है बच्चों, देखो फ्लोटिंग कंडीशन क्या बताया था? फ्लोटिंग की कंडीशन बताया था कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम है तो फ्लोटिंग होती थी। यहां पे सॉलिड की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं? गैस यूज कर रहे हैं। तुमने कहा डेंसिटी ऑफ गैस अगर डेंसिटी ऑफ एयर से कम है तो ये जो हमारे पास बैलून है वो ऊपर जाएगा। क्या करेगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फ्लोटिंग होगा। मैंने कहा सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अ गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन एयर, अ गैस हुज डेंसिटी इज हायर देन एयर, कोल्ड एयर, वाटर वेपर। तो अ गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन एयर, यानी डेंसिटी एयर से लोअर है तभी तो ऊपर जाएगी। अगर डेंसिटी एयर से ज्यादा होती तो भैया नीचे गिर जाता ना। बोलो हाँ कि ना? तो ये हमारे पास बच्चों होगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो भैया ये डिपेंड करता है सिंकिंग और फ्लोटिंग। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो बच्चों ये डिपेंड करता है आपके पास डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज पे। किस पे? डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज। यानी सोचो दो चीजें होती है, कोई हमारे पास सॉलिड है, क्या है? सॉलिड है, और इसको हमने किसी लिक्विड में डाला। किस में डाला? लिक्विड में। सॉलिड को लिक्विड में डाला। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो सिंकिंग, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ सॉलिड के तो फ्लोटिंग। तो भैया यहां पे डेंसिटी का डिफरेंस है ना। किसका डिफरेंस है? डेंसिटी का डिफरेंस है। अगर डेंसिटी का डिफरेंस है तभी तो हमारे पास यहां पे फ्लोटिंग या सिंकिंग हो रही है। तो डेंसिटी के डिफरेंस से फ्लोटिंग या सिंकिंग होती है। अगर डेंसिटी इक्वल होता तो जस्ट फ्लोट कर रहे होते। बोलो आगे ना। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली गलत है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओनली गलत है। डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, यानी ऑब्जेक्ट और लिक्विड के डेंसिटीज में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से फ्लोटिंग या सिंकिंग होती है बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द वॉल्यूम ऑफ अ सील्ड पैकेट इज 1 लीटर। हमारे पास वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है बच्चों 1 लीटर। इसको लिख सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और मास कितना दे रखा है? तो मास दे रखा है बच्चों 800 ग्राम, क्योंकि मैंने अभी पीछे ही बताया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मास दे रखा है 800 ग्राम। ठीक है, इसकी डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी ऑफ पैकेट, तो हो जाएगा बच्चों 800 अपॉन 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ पैकेट कितना आ गया? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है द पैकेट इज फर्स्ट पुट इनसाइड वाटर। सबसे पहले किस में पुट किया गया? वाटर में पुट किया गया। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो डेंसिटी ऑफ पैकेट क्या है? 0.8 है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1 ग्राम। ठीक है, यानी डेंसिटी ऑफ पैकेट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां पे क्या हो जाएगी? फ्लोटिंग हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? फ्लोटिंग, यानी फ्लोट करेगा। फिर कह रहा है कि एंड अनदर लिक्विड, और अनदर लिक्विड है। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है? 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेंसिटी ऑफ पैकेट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहां पे भी हमारे पास क्या बच्चों? ये भी यहां पे फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा बच्चों द पैकेट विल फ्लोट इन बोथ वाटर एंड लिक्विड बी। तो यहां पे वाटर क्या फ्लोट, पैकेट क्या करेगा? दोनों में फ्लोट करेगा। द पैकेट विल सिंक इन बोथ वाटर एंड लिक्विड बी गलत है। द पैकेट विल सिंक इन वाटर बट फ्लोट इन बी। तो यहां पे बाकी सारे क्या है? गलत है। यानी पैकेट विल फ्लोट इन बोथ वाटर एंड लिक्विड बी। ठीक है, दोनों में फ्लोट करेगा। आई बात समझ? तो यहां पे ये चीज बच्चों हमारे पास हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? अब आगे हमारे पास बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यानी अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो मैंने कहा देखो, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज प्लेस्ड ऑन द आइडिया दैट मास इज कंजर्व्ड व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस आइडिया पे बेस है
कि मास जो होता है बच्चों वो कंजर्व होता है जब फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। सिंपल वर्ड्स में, व्हेन अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप द अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लीविंग, यानी अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द पाइप क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीविंग द पाइप। मतलब यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हम सही वर्ड्स में बात करें तो मान लो हमारे पास कोई ऐसे पाइप है, क्या है, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कोई पाइप है। मैंने कहा इसका एरिया क्या है, यहां पे A1 एरिया है, यहां पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो क्या है, B1 है, और यहां का एरिया क्या है, A2 है, और फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो B2 है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा जाता है, हमसे कहा जाता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। यानी ए क्या है, ए एरिया बच्चों आपके पास, बी क्या है, बी वेलोसिटी है। ठीक है, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। यहाँ पे क्या होगा, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 होगा। यानी हमारे पास एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आई बात समझ। तो ये बच्चों हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैंने कहा बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, तो बर्नौलीज थ्योरम बच्चों सबसे पहली चीज तो जो क्वेश्चन आता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, यहां पे अगर मैं एग्जांपल समझाऊं, मैंने कहा कि सिंपल वही पाइप बनाता हूं, ठीक है, मान लो ये हाइट कितनी है, ये हाइट है H1 और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है H2। ठीक है, मैंने कहा कि यहां से मान लो लिक्विड फ्लो कर रहा है B1 वेलोसिटी से, यहां से फ्लूइड निकल रहा है B2 वेलोसिटी से, और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है अंदर, ठीक है, जो फ्लूइड हो रहा है इसकी डेंसिटी क्या दे रखा है बच्चों, इसकी डेंसिटी दे रखा है रो। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कितना है P1, यहाँ पे क्या है प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम क्या है P2। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, देखो यहाँ से जो हमारे पास होता है बच्चों, जो बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है P प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। अब होता क्या है, अगर यहाँ इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। ठीक है, इस पॉइंट पे इज इक्वल टू P2 प्लस, ठीक है, हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये होता है बच्चों। ठीक है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे बेस्ड होता है, देखो ये हाफ रो बी स्क्वायर क्या है, कभी ऐसे देखा है हाफ mb स्क्वायर या mgh, बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे, क्या निकालोगे, वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या, यानी 1/2 mb स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाए, डेंसिटी, यानी 1/2 रो बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होता है mgh। अब mgh अपॉन वॉल्यूम यानी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी रो जी एच। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये प्रेशर एनर्जी होती है बच्चों। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी सारी एनर्जीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है हमारे पास। मैंने कहा बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी क्या रहती है, पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। इन सिंपलर वर्ड्स, व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज फास्टर इट्स प्रेशर डिक्रीजेस, यानी अगर कोई फ्लूइड है वो बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है, यानी अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। आई बात समझ। व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज स्लोअर इट्स प्रेशर इंक्रीजेस, अगर स्पीड क्या है, कम है तो प्रेशर मतलब स्पीड क्या है, डिक्रीज है तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास होता है बर्नौलीज थ्योरम। देखो जब आंधी आती है तो कुछ 3 मिनट रखे तो उड़ जाते हैं। कैसे उड़ जाते हैं, क्योंकि जब आंधी ऊपर से चलती है, हवा बहुत तेज चलती है, हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेशर कम होता है, और नीचे से प्रेशर ज्यादा होता है तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस
क्रिएट होता है। अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए जो हमारे पास टीन टप्पड़ होता है सब उड़ जाता है। आई बात समझ? तो ये हमारे पास होता है बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल या और एप्लीकेशन। मैंने कहा सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है भाई, 2014 में आया है। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग लॉज। मैंने बताया ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो ये किस पे बेस्ड है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मैंने कहा ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अब दे रखा है टॉरिसेली थ्योरम। क्या दे रखा है? टॉरिसेली थ्योरम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन मैंने सोचा पढ़ा देता हूं बच्चों। टॉरिसेली थ्योरम क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है, कहता है कि मान लो हमारे पास ऐसे एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। मैंने कहा ठीक है, यहां पे एक होल है। क्या है? होल है। और यहां तक मान लो पानी भरा हुआ है। क्या मान लो कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। अब कहा कि यहां से मान लो पानी ऐसे निकल रहा है। ठीक है, कैसे? ऐसे पानी निकल रहा है 20 स्पीड से। और ये हाइट कितनी है? तो ये हाइट है बच्चों h। ठीक है, ये कितनी हाइट है? h है। मैंने कहा सही है। अब देखो अगर ये हाइट h है बच्चों, तो मैंने कहा कुछ नहीं, यहां से होगा क्या, यहां से जो b होगा वो होगा √2gh। क्या होगा? अंडर √2gh। और टॉरिसेली थ्योरम ने इसको रिलेट कैसे किया? ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। यानी जो इफ्लक्स निकल रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, ये बताया इन्होंने, b = √2gh हाइट के टर्म में। कैसे बताया? उन्होंने कहा सिंपल सा, एक कोई भी पार्टिकल मानो, कितने हाइट ऊपर? h हाइट ऊपर। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी की क्या मानो? 0 मानो। और जब ये h हाइट नीचे यहां पे गिरेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? √2gh। कैसे आएगी? b² = u² + 2as। b² निकालना है, u कितना है? 0 है, +2 एक्सेलरेशन है g इंटू हाइट h। तो b हो जाएगा अंडर √2gh। तो कोई पार्टिकल अगर लीज किया जा रहा है h हाइट से, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है √2gh होती है। सेम यहां पे जब स्पीड ऑफ इफ्लक्स कैलकुलेट किया गया तो वो भी कितना आया? √2gh। वही चीज यहां पे हमारे पास टॉरिसेली थ्योरम होता है। क्या कहता है? द स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ स्मॉल होल। जो स्पीड है किसका? लिक्विड का, स्मॉल होल से, एट द साइड ऑफ अ टैंक इज द सेम एज द स्पीड ऑफ अ बॉडी वुड गेन इफ इट फॉल फ्रीली फ्रॉम द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द होल। यानी कि अगर कोई बॉडी यहां से गिर रही है h हाइट से, ठीक है, तो यहां पे उसकी जो वेलोसिटी होगी तो वो भी क्या होगी? √2gh। तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? √2gh। ये बच्चों हमारे पास टॉरिसेली थ्योरम होता है। आई बात समझ? अब इसके बाद क्या होता है बच्चों? अब हमारे पास है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। मैंने कहा ठीक है, सरफेस टेंशन क्या है? टेंडेंसी होता है भाई, ठीक है, कि सरफेस एरिया क्या रखें? मिनिमम रखें। सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक सीट। ठीक है, सिंपल बात। अगर सिंपल, द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ट्राइज टू श्रिंक एंड बिकम एज स्मॉल एज पॉसिबल। यानी श्रिंक होके जितना छोटा बन सकता है उतना छोटा बनना चाहता है। वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। वाटर ड्रॉप्स क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। ठीक है। इंसेक्ट्स वॉक ऑन वाटर। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? वाटर पे वॉक कर जाती है, क्योंकि वहां पे एक लेयर बन जाती है, तो इसलिए इंसेक्ट्स वाटर पे चल सकती हैं। नीडल फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, जो नीडल है, सोचो नीडल को तुम वाटर पे फ्लोट करा सकते हो, लेकिन नीडल की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी क्या है? कम है, फिर भी नीडल फ्लोट करता है क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। ठीक है, तो वो नीडल फ्लोट कर सकता है। सोप बबल्स फॉर्म राउंड शेप। सोप बबल्स जो होते हैं, जब ऐसे फूकते हो तो राउंड शेप के बनते हैं। क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि उनको एरिया क्या, सरफेस एरिया क्या रखना है? मिनिमम रखना है। ठीक है। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सरफेस टेंशन होता क्या? तो S इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है हमारे बच्चों? फोर्स पर यूनिट लेंथ। L क्या है बच्चों? लेंथ है। F क्या है? फोर्स है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होती है। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है, सरफेस टेंशन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या करोगे? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सोप और डिटर्जेंट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। सोप या डिटर्जेंट क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। आई बात समझ? तो बच्चों ये हमारे पास होता है सरफेस टेंशन के बारे में, कि सरफेस टेंशन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, और टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। सोप और डिटर्जेंट क्या करते हैं? तो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं। अब बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ने रखा है कि सोप्स क्लीन सर्फेसेज ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन। सोप्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं?
तो भैया सरफेस टेंशन के काम पे कर मतलब प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं? सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, पीछे बताया ना। तो सोप्स जो सरफेसेस को क्लीन करते हैं वो किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं और सरफेसेस को क्लीन करते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कैपिलरिटी। क्या आता है? कैपिलरिटी। अब कैपिलरिटी क्या है देखना पड़ेगा। मैंने कहा कैपिलरिटी इज द राइज ऑफ और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ वेरी थिन ट्यूब। कोई बहुत पतली ट्यूब है, उसमें लिक्विड का राइज या फॉल, उसको क्या कहते हैं? कैपिलरिटी। क्या कहते हैं बच्चों? कैपिलरिटी। और वो जो ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। लिक्विड्स कैन क्लाइंब अप और गो डाउन। लिक्विड्स ऊपर भी चढ़ सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। इन अ नैरो ट्यूब ऑन देयर ओन, यानी खुद से कोई नैरो ट्यूब है तो उसमें खुद से वो ऊपर चढ़ सकते हैं और नीचे आ सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को कैपिलरिटी। अरे भाई खुद से तुम फूकोगे तो अपने ऊपर नीचे आएगा जाएगा ही, लेकिन खुद से अगर कोई लिक्विड किसी ट्यूब में, कोई पतली सी ट्यूब है उसमें खुद से ऊपर चढ़ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, व्हाई डज कैपिलरिटी अकर? कैपिलरिटी अकर क्यों होता है? कैपिलरिटी हैपेंस बिकॉज एडेशन। एडिशन क्या होता है बच्चों? इन अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड एंड ट्यूब। लिक्विड और ट्यूब के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से कैपिलरिटी होता है। कोहेजन क्या होता है? अट्रैक्शन विद इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर भी अट्रैक्शन होता है। सबसे पहली चीज, लिक्विड और ट्यूब के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एडेशन बोलते हैं। और लिक्विड के अंदर ही जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं बच्चों कोहेजन, और सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो कैपिलरिटी किसकी वजह से होता है? एडिशन की वजह से, कोहेजन की वजह से और सरफेस टेंशन की वजह से। एग्जांपल क्या है? वाटर राइजेज इन अ थिन ग्लास ट्यूब। वाटर थिन ग्लास ट्यूब में राइज कर जाता है। इंक राइजेज इन द निब ऑफ अ पेन। ठीक है, इंक क्या करता है? निब, पेन के निब में क्या कर जाता है? राइज कर जाता है। केरोसिन राइजेज इन अ लैंप विक, यानी केरोसिन क्या होता है? केरोसिन ऑयल होता है, और ऐसे क्या कहते हैं, मतलब जो लैंप विक होता है उसमें केरोसिन ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है? कैपिलरिटी का एग्जांपल है। वाटर मूव्स अप इन प्लांट रूट्स। ठीक है, वाटर क्या है? प्लांट रूट में मूव कर जाता है। तो ये बताओ हमारे पास होता है कैपिलरिटी। अब कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है? एच जो हाइट राइज हुआ है वो होता है 2t cos थीटा बाई r रो g। क्या होता है? 2t cos थीटा बाई r रो g। एच क्या बच्चों? हाइट ऑफ लिक्विड, कितना राइज हुआ है। टी क्या है? सरफेस टेंशन है। थीटा है बच्चों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, आर क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या है बच्चों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने कहा सही है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r रो g। याद कर लेना, कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अब राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। अगर बच्चों एडेशन क्या है? एडेशन इज ग्रेटर देन कोहेजन। ठीक है, यानी कि ग्लास और लिक्विड के बीच में जो अट्रैक्शन वो ज्यादा है लिक्विड के अट्रैक्शन से, तो हमारे पास बच्चों क्या होता है? लिक्विड राइज करता है। लेकिन अगर कोहेजन इज ग्रेटर देन एडिशन, ठीक है, अगर कोहेजन क्या एडिशन से ज्यादा है तो लिक्विड हमारे पास क्या करता है? फॉल करता है। क्या करता है? लिक्विड फॉल करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों कि हमारे पास लिक्विड राइज कब करता है, लिक्विड फॉल कब करता है। मैंने कहा ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या है क्वेश्चन? केरोसिन ऑयल राइजेज इन अ विक ऑफ लांटेन बिकॉज। ठीक है, कह रहा है कि लालटेन में हमारे पास जो केरोसिन ऑयल है वो विक में कैसे ऊपर चढ़ता है, किसकी वजह से करता है? तो बायोंसी नहीं होता है बच्चों, डिफ्यूजन भी नहीं होता, अभी पीछे बताया है। कैपिलरी एक्शन ऑफ द विक, किसकी वजह से? कैपिलरिटी की वजह से होता है, कैपिलरी एक्शन ऑफ द विक की वजह से होता है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों आपका चैप्टर होता है खत्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपका खत्म होता है बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन जिसने भी यहां तक लेक्चर देखा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि क्या लगा आपको, कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों यहां तक अगर पहुंचे हो, यहां तक देखा, तो एक बार कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, क्योंकि हमारी मेहनत भी, हमें लगेगा कि हमने भी मेहनत करी है और बच्चों को समझ में आया। तो संकल्प सीरीज के अंदर आपके लेक्चर्स आते रहेंगे। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ाई करते रहना है और आप एनडीए जरूर क्रैक करोगे। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना क्लास खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर, मतलब चैनल को वीडियो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।